तो भाई चलो पहले हम देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल कि भाई इस मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब इसके पोस्टुलेट्स के बारे में भाई बात करने से पहले देखो मैं आपको बताऊं, ये आपको पता है कि 1913 के अंदर जो नील्स बोर थे उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और उनके मॉडल के अकॉर्डिंग बाल्मर सीरीज कैसे अपीयर होती थी आपको थोड़ा याद हो भाई। बाल्मर सीरीज का उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से कहां पर आता है, सेकंड ऑर्बिट में, या फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, या फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, या सिक्स्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, यानी कि भाई क्या बोलते हैं 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, तो कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज अपीयर होती है, बाल्मर सीरीज। ठीक है, और बाल्मर सीरीज की भाई अल्फा लाइन के लिए उसके पास क्या एक्सप्लेनेशन था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से कहां पर आता है, सेकंड ऑर्बिट में, तब बाल्मर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है अल्फा लाइन वो अपीयर होती है। तो तब तक ये मानते थे कि जो N3 से N2 जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो बिल्कुल प्रिसाइज होती है, एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन होती है। ठीक है, लेकिन जब साइंटिफिक कम्युनिटी ने ज़्यादा बेहतर रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स तैयार किए तो उन्होंने ये पाया कि भाई बाल्मर सीरीज की जो अल्फा लाइन है वो एक सिंगल लाइन ना होके वो मल्टीपल लाइंस का एक क्या बोलते हैं भाई बंच है, मतलब बंच ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है। ठीक है, एक गुच्छा है वो मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस का। ओके, तो उनके पास इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन था कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, और सिर्फ हाइड्रोजन की सिर्फ अल्फा लाइन ही नहीं, जो बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन थी, थर्ड लाइन थी, फोर्थ लाइन थी, सभी लाइंस मल्टीपल जो भाई लाइंस हैं उनसे मिलके बनी होती है। समझे बात, जब उनको भाई जूम किया गया तो ये पाया कि भाई वो सिंगलेट ना हो गया, यानी कि N3 से N2 एक सिंगलेट नहीं आता, एक मल्टीप्लेट आता है। उस मल्टीप्लेट में दो पीक ज्यादा डोमिनेंट थी तो उसको हम बोल देते हैं फिर क्या कि भाई वो एक डबलेट था। समझे मेरी बात, तो आपको ये बात पल्ले पड़ी। बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन भी क्या थी भाई, एक मल्टीप्लेट थी। जो बीटा लाइन थी यानी कि भाई क्या बोलते हैं 4 से 2 वो भी एक मल्टीप्लेट थी। जो गामा थी वो भी एक मल्टीप्लेट थी। जो डेल्टा थी वो भी एक मल्टीप्लेट थी, यानी कि जो भाई 3 से 2 है, 4 से 2 है, 5 से 2 है, 6 से 2 है, ये सिंगल लाइन ना आके भाई उनकी जगह पे क्या आती हैं, मल्टीपल लाइंस आती हैं। लेकिन उन लाइंस के अंदर भाई सेपरेशन बहुत ही कम होता है, तो उनको हम जो नॉर्मल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उनसे हम उनको प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करके देख नहीं पाते। ठीक है, वो तो बाद में जब भाई हाई रिजॉल्विंग के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के बारे में मालूम हुआ तब उसको हम रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, और इस चीज़ का भाई किसी के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। नील्स बोर को भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये चीज़ कैसे अराइज होती है। ठीक है, तो 1915 से लेके और 1916 के बीच में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, आपने भाई AJW समरफील्ड का नाम सुना होगा, आर्नोल्ड जोहानस विल्हेम समरफील्ड। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं ये जो साइंटिस्ट थे भाई समरफील्ड, तो उनके दिमाग में ये आया कि भाई मुझे इस मल्टीप्लेट को एक्सप्लेन करना है कि जो अल्फा लाइन है वो मल्टीप्लेट क्यों आई है। और मल्टीप्लेट में आपको बताऊं भाई दो पीक्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट थी। ठीक है, मतलब बंचिंग हो रखी थी, बंचिंग में भी बंचिंग थी, यानी कि भाई वो वास्तव में हमको एक डबलेट नजर आता है, उस डबलेट के अंदर फर्दर पीक्स होती हैं। समझे मेरी बात, लेकिन भाई हमको एक डबलेट नजर आता, तो वो ऐसा क्यों था। तो इस चीज़ को भाई पता करने के लिए जो समरफील्ड थे उन्होंने भाई कोशिश करनी शुरू की, और उन्होंने 1915 से लेके 1916 के बीच में अपना एक भाई क्या बोलते हैं नया मॉडल डेवलप किया। उन्होंने 1915 से लेकर 1916 तक जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसको भाई एक्सटेंड किया फर्दर। ठीक है, और उन्होंने फिर भाई क्या बोलते हैं एक बेटर, एक ज़्यादा भाई सोफिस्टिकेटेड मॉडल उन्होंने तैयार किया जो कि इस फाइन स्ट्रक्चर को भाई रैशनलाइज कर सके। और ये भी मैं आपको बताऊं कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर था n, लेकिन समरफील्ड के मॉडल के अंदर टोटल तो 3 क्वांटम नंबर थे। ठीक है, एक तो था आपका भाई n5। ठीक है, n5 को भाई आप l क्वांटम नंबर भी बोल देते हो आगे जाके। ठीक है, जब आप वेव मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा ना भाई कि जो 3 क्वांटम नंबर होते हैं n, l, m, वो किसके सोल्यूशन से आते हैं, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से। ठीक है, जब आप वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई n, l और m इन तीनों क्वांटम नंबर्स के बारे में हमको भाई प्रिसाइजली कब मालूम पड़ता है, जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये मत मान लेना कि भाई उन क्वांटम नंबर्स का जो उनकी जो इन्वेंशन थी वो भी तभी हुई थी, नहीं, वो
इन क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत एक बीफ आइडिया, एक फौरी आइडिया सोमरफील्ड ने पहले ही दे दिया था, ठीक है। तो उन्होंने, मैं आपको बताऊं, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो आपका m क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, और जो आपका l क्वांटम नंबर है, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि l और m, इन दो क्वांटम नंबर्स के बारे में इन्होंने बताया था। और उन्होंने जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट था वो भी उन्होंने बताया था। कि थोड़ा आपको इसको डिटेल्ड आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको बात आपको मालूम पड़ेगी कि हाइड्रोजन एटम की जो बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन है, यानी कि जो लाइन N3 से N2 में ट्रांजिशन होने से अपीयर होती है, वो लाइन वास्तव में एक सिंगलेट ना होकर एक मल्टीप्लेट है। और वो मल्टीप्लेट क्यों है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोहर एटॉमिक मॉडल, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही ट्रांजिशन को रैशनलाइज कर सकता है, एक ही ट्रांजिशन को बता सकता है 3 से 2, ठीक है। तो मल्टीपल ट्रांजिशंस को ये कैसे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो 1915 से लेकर 1916 तक सोमरफील्ड ने अपना मॉडल अपना जो मॉडल एक्सपेंड किया था। तो मैं आपको बताऊं, तो ये बात आप ध्यान रखना कि सोमरफील्ड का जो मॉडल था वो बोहर के मॉडल की एक्सटेंशन ही था, ठीक है। अब आपने बोहर एटॉमिक मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो उन्होंने बोहर का जो मॉडल था उसकी तो सारी बात आपने यहाँ पर रखनी ही रखनी है, ठीक है। आपको पता है बोहर का वो जो मॉडल था वो नॉन रिलेटिविस्टिक था, ठीक है। वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आप क्या मानते हो कांस्टेंट मानते हो। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप कांस्टेंट मानते हो पूरे ऑर्बिट के अंदर। एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इजंट इट। तो इन्होंने नील्स बोहर के मॉडल को ही एक्सटेंड किया और नई बातें हमको बताई, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि पोस्टुलेट्स ऑफ सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। तो पहला पोस्टुलेट क्या द इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग एन इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री विद न्यूक्लियस एट द फोकी ऑफ दिस ellipse and the circular orbits are nothing but special cases of the same। तो पहला पोस्टुलेट आप देखिए पहले पहला पोस्टुलेट क्या है। देखो बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता था ना और वो किस तरह के ऑर्बिट्स के अंदर घूमता था, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमता, वो घूमता है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, यानी कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन घूमने के, वो सर्कुलर ना हो, कैसे होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का क्या होता है, एक स्पेशल केस। समझे बात। तो आपको बात आपको पहले पड़ी, इन्होंने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में ना घूम के इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमता है। और न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, अब सर्कल था तो न्यूक्लियस तो सेंटर पे था, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस अब एलिप्स के सेंटर पे नहीं होता बल्कि फोकी पे होता है। अब एलिप्स का फोकी क्या होता है आपको बताएंगे, ठीक है। तो और जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वो इन्हीं इलिप्टिकल ऑर्बिट से क्या होते हैं, स्पेशल केस। अब आप ये कहोगे चलो ठीक है मान लिया। अब ये फोकी क्या होता है एलिप्स का, एलिप्स जहां पर न्यूक्लियस होता है, तो एलिप्स का फोकी जो है उसको समझने के लिए आप ये देखिए ये एक सर्कल है जो ये रेड लाइन है, ये आपको एक सर्कल नजर आता होगा ना, ठीक है। और जो ये ब्लैक लाइन है, जो ये क्या है ब्लैक तो क्या है, एलिप्स, और रेड लाइन से हमने क्या शो कर रखा है, एक सर्कल। और यहाँ पर एलिप्स का सेंटर भी वही है और सर्कल का सेंटर भी वही है, दोनों के सेंटर की कहाँ एक ही जगह पे है। और एलिप्स के अंदर देखो ये जो ब्लैक एलिप्स है इसके अंदर इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, इजंट इट। और सेमी मेजर एक्सिस को हम ए बोलेंगे और सेमी माइनर एक्सिस को हम यहाँ पर बी बोलेंगे आगे, ओके। तो आपने एक बात तो देखी कि जो डायमीटर है हमारे सर्कल का वो इसके मेजर एक्सिस के बराबर है। अरे इस रेड सर्कल का जो डायमीटर है क्या वो इस एलिप्स के मेजर एक्सिस के बराबर नहीं है क्या, इजंट इट। तो आपने करना क्या है, तो फोकी कैसे पता करते हैं। अब मान लिया आपको इस ब्लैक एलिप्स का आपको फोकी पता करें, इसका सेंटर इसका आपको फोकी पता करना है। तो आपने क्या करना है कि आप इस एलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस के बराबर डायमीटर का एक सर्कल बना दिया और उस सर्कल का सेंटर सेमी माइनर एक्सिस के एक एंड पे रखें। मुझे इस ब्लैक एलिप्स के फोकी पता करने हैं, तो मैं इसके फोकी कैसे पता करूंगा, मैं इस ब्लैक एलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस
के बराबर डायमीटर का एक सर्कल लेता हूं, ठीक है बात, और इस सर्कल का सेंटर फिर मैं कहां रखूंगा, इसके सेमी माइनर एक्सिस के एक एंड के ऊपर। तो ये जो सर्कल होएगा ये जिन दो पॉइंट्स पे सेमी मेजर एक्सिस को काटेगा उन दो पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फोकी। यानी कि इस एलिप्स के पास दो फोकी हैं, एक तो फोकी यहां पर और एक फोकी भाई यहां पर है। मेरे ख्याल से भाई ये चीज आपको पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में ना घूम के न्यूक्लियस के अराउंड भाई वो इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री में घूमता है, और न्यूक्लियस कहाँ लाई करता है, इन एलिप्स के फोकी के ऊपर, ठीक है। और सर्कुलर ऑर्बिट्स कुछ और नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के स्पेशल केसेस होते हैं, पहला पोस्टुलेट। और दूसरा पोस्टुलेट क्या है, देखो पहला पोस्टुलेट तो बिल्कुल एक तरह से सर्कुलर ऑर्बिट्स की जो एक तरह से जो कॉन्सेप्ट थी उसको भाई चेंज करके बनाया गया है, ठीक है। उसके अंदर उसका एक्सटेंशन है कि ऑर्बिट्स सर्कुलर की बजाय क्या है यहाँ पर भाई इलिप्टिकल। और एक जब हमने आपको पढ़ाया था बोहर एटॉमिक मॉडल कैसा था भाई, नॉन रिलेटिविस्टिक, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर आपने क्या मानना भाई, द इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन दीज इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखो बोहर के मॉडल में जब उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता था तो ऑर्बिट में हर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट पे रहे उसकी वेलोसिटी क्या रहती थी, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा ना, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, अलग अलग, ठीक है। और इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास के अंदर एक रिलेटिविस्टिक वेरिएशन आता है। ये इसका भाई दूसरा पोस्टुलेट।